मैं लड़का बनकर हॉस्टल में रहती थी। जिस कमरे में रहने लगी वहाँ सिर्फ लड़के ही रहते थे और मैं इनमें एक लड़का मेरा दोस्त बन गया जो रोज़ मुझे मज़ा लेने की ख्वाहिश करता, मगर मैं इसे मना कर देती कि मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं। लेकिन एक दो बार इसने मुझे सोते हुए हाथ लगाया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ और लज्जत भी मिलने लगी। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मैं सोने का नाटक करती और वो लड़का मुझे हल्का फुल्का हाथ लगाकर मज़ा देता। एक रात मैं अपने नीचे वाले कपड़े के बगैर ही सो गई क्योंकि मुझे पता था कि आज इस लड़के को पता चल जाएगा कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। और जैसे ही रात हुई तो मैंने सोने का फिर से नाटक किया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी रूह फना हो गई जब वो लड़का हाथ में मेरे दोनों मैं और मेरा एक लड़का साथी इसके कमरे में रहते थे। और ये मेरा अपने मकसद की तरफ पहला कदम था। रात को मैं इस लड़के की मौजूदगी में सही से सो ना सकी, मगर मेरे कपड़ों पर या मेरे पहनाव की वजह से वो मुझे भी लड़का समझ रहा था। वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ था जबकि मैं थोड़ा झिझक रही थी और इस पूरे हॉस्टल में सिर्फ लड़के ही लड़के थे। मुझे कोई भी नोट नहीं कर रहा था। मैं भी अब भी डर रही थी, लेकिन रात वाले वाक़ये ने मुझे ज़रा सा खौफ़ज़दा कर दिया था। मेरी आँख लगी ही थी कि मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में बहुत से लोग हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा उठकर देखूं, मगर आंखें बंद की मैं लेटी रही। कमरे में अजीब सी बू आने लगी और मेरा सांस लेना दोबरा हो गया था। मैं खौफ से उठ बैठी और मुझे देखकर इन सब के हाथ में एक पल को मेरे घर भीड़ सब मसरूफ़ हो गए, लेकिन मेरी आंखें तो हैरत से खुल चुकी थी क्योंकि सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि बहुत गलत जगह पहुंच चुकी हूं। सामने 5 लड़के थे जो नशे में धुत थे, मगर इन लड़कों ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी एकदम साथ लेट गई क्योंकि नींद तो मुझे किसी सूरत नहीं आनी थी। काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहे, लेकिन मैं भी लेटी रही। फिर अचानक वो लोग तेज़ तेज़ हंसने लगे जिस पर मैं पल भर को डर गई, लेकिन फिर गहरा सन्नाटा छा गया और मैं समझी सब सो गए। डरते हुए मैंने ज़रा सा झाँक कर देखा तो झटके से उठ बैठी क्योंकि वो 5 लड़के ज़मीन पर आड़े तिरछे लेटे हुए थे और कमरे में सिर्फ इनके खर्राटों की आवाज़ें थी। मैं अपना सर थाम कर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था और मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा और इन सब में मुझे अपने आप को काबू रखना है। अगली सुबह सब लड़के मामूल के मुताबिक थे, लेकिन मैं सबको अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने हॉस्टल के मालिक से कहा मुझे दूसरा कमरा दे दें, तो इसने मुझे इस कमरे में शिफ्ट कर दिया। जिस लड़के के साथ अब मैं रह रही थी वो ठीक था। मैंने एक रात जाकर भी देखा कि वो अब भी ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मैं काफ़ी मूड में थी। अगले दिन अब मैं अपनी मंजिल के जानिब जा रही थी जब अचानक मेरी नज़र नीचे वाले कमरे पर गई। वो कमरा बंद था और इसके पास एक चौकीदार बैठा था। मुझे अजीब लगा कि कमरा लड़कों का है और ये कैसी दारियाँ और ये ताले। मुझे इतना अजीब लगा, मगर इसने भी बड़ी ही बात इस चौकीदार का मुझे घूरना था। मैं किसी भी सूरत पर किसी को शक नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए ज़रा गला खनखार कर बोली, चचा क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो? मेरी आवाज़ भारी थी, इसलिए चचा ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हें देखकर तुम बताओ कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं गांव से आया हूँ, यहाँ नौकरी मिली थी अच्छी इसलिए आ गया और मैं वहाँ से निकल गई, वरना चौकीदार के सवाल मज़ीद बढ़ जाने थे। बाहर निकलकर मैं इसी शहर में अपनी मतलूबा जगह तलाश करने लगी। पहले जब मैं बाहर निकलती तो खुद को ढाँप कर निकलती और अब ऐसे दनाते फिरने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। लोग मुझे देख रहे थे, मगर मुझे यही डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले। मैं शाम को खाली हाथ वापस आई तो सामने ही वो नशा करने वाले लड़के खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, तुम दूसरे कमरे में क्यों चला गया? मैं इसकी बात का जवाब देती इससे पहले एक लड़का बोला, लगता है इसको हमारी कंपनी पसंद नहीं आई। मैं इन सब को देख रही थी जो फजूल की बातों पर हंस रहे थे और जल्दी से वहाँ से चली गई। रात को मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने उठी। मैंने देखा कमरे में अंधेरा था और वो कमरे में मौजूद लड़का दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। मैं उठी और पानी पिए कमरे से बाहर चली गई। बरामदे के पास से गुजरते हुए मुझे कमरे में से वही बदबू आई, यानी रोज़ रात को लड़के यहाँ यही करते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि ये कैसे लोग हैं, अपना आप बर्बाद कर रहे हैं, मगर मुझे क्या। मैं वापस जाने के लिए पलटी तो अचानक सामने से एक साया गुजरा। मैं समझी कोई लड़का होगा, इसलिए आगे चल दी, मगर फिर से ऐसा ही महसूस हुआ और साया ज़मीन पर वाज़िह था। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्द से कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अचानक आंखें खोल कर देखा तो मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे वाला लड़का था। मैं हड़बड़ा कर उठी। इसने परेशानी से मुझे देखा और बोला, क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने रात वाला मंजर आया। मैंने इस लड़के को देखा और पूछा, मैं यहाँ कैसे? इसने कहा, यही तो मैं परेशान हूँ, और आज जब मैं उठा तो तुम कमरे में नहीं थे। मैंने बाहर देखा तो तुम ज़मीन पर गिरे हुए थे और बेहोश थे। जब से बेहोश भी आए हो, तुम्हारे किसी जानने वाले का भी पता नहीं है, वरना इसको बुला लेते। मैं भी थक गया था तुम्हें जगा कर। मैंने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और बोला, नहीं, बस ये ऐसे ही चक्कर आ गए थे, तुम परेशान ना हो। लड़का चला गया।
मगर फिर अभी भी परेशान बैठी थी। वक्त देखा तो जल्दी से उठी, मगर मुझे फिर से चक्कर आने लगे। खड़े होते हुए मुझे थकावट और घबराहट महसूस होने लगी कि न जाने मेरे साथ रात क्या हुआ। मैं भी क्या क्या सोच रही थी। खुद को समझते हुए मैंने ठंडे पानी से नहाया और काफ़ी हद तक होश में वापस आई। कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरी नज़र इस ताले वाले कमरे के पास रुक गई। कुछ था जो मुझे बार बार इस तरह मतवज्जा कर रहा था। मैंने इस ताले को हाथ में लेना चाहा, पर किसी ने भारी हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे अपना कंधा टूटता महसूस हुआ। मैं जल्दी से पलटी और हाथ झटका दिया। देखने पर मालूम हुआ ये तो वो चौकीदार था जो मुझे तेज़ नज़र से देख रहा था। मैंने कहा, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? इस चौकीदार ने कहा, मैं भी यही देख रहा हूँ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैं इसके उल्टे सवाल करने पर हैरान थी और आगे चली गई, मगर मुझे अपनी पीठ पर चौकीदार की नज़र महसूस हो रही थी। मैंने पलट कर देखा, चौकीदार ही था। मुझे यहाँ से जल्द इस जगह से निकलना था, लेकिन मेरा मकसद मुझे अभी और पूरा करना था। मैं चौकीदार के पास चली गई। जब किसी को फ़ोन पर बात करते हुए सुना, यहाँ से आज यकीनन वापस नहीं जाने देंगे, जो भी होगा इसकी सोच से ज़्यादा होगा। पहले तो बच गई, मगर अब इसका बचना मुश्किल है। मैं फ़ौरन समझ गई ये मेरी बातें कर रहे हैं, मगर इस वक्त इनके सामने जाने से मेरा नुकसान ना हो जाए। मैं डर गई, मगर ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं था। इस दिन के लिए मैं कितनी मुश्किल काम कर आई हूँ। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। जो भी करना है जल्दी ही करना है, और वैसे भी तो यही सोचा था मैंने, अब क्या डरना। मैं सीधा कमरे में चली गई, मगर किसी ने कोई भी ऐसा रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया जिससे मैं डर रही थी। लेकिन ये सब एक तूफ़ान बताया गया था, जबकि हुआ कुछ न था। मैं न डर होकर सोफ़े पर टांग रख कर बैठ गई। 5-6 लोग कमरे में मौजूद थे, लेकिन इन्हें मेरे किसी भी अमल से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं एक ऐसी ही उलझन में मुब्तला थी जहाँ मेरी नज़र सामने दीवार पर मौजूद शीशे पर गई। अचानक मेरी उलझन दूर हो गई। मैं पागल न जाने क्या समझ रही थी, और अब तो मैं कहीं से लड़की नहीं लग रही थी। तो ये लोग मुझे पहचानते कैसे? अपनी कम अकली पर मुझे हंसी आ रही थी। इतना सब सोचा, खौफ डर सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये जो हालत बाहर थी अब गायब होने लगी। मुझे अपनी हालत पर और काम करना था, और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए लड़कों की तरह आकर कर बैठ गई। तो वो शख्स जो मुझे ज़रा जांच रहे थे वो भी मुतमिन हो गए। अब मैं इस जगह को देख रही थी और अपने इर्द गिर्द का मुआयना करने लगी। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। क्या मैं यहाँ आई थी? कैसी इस जगह की दीवानी हो गई थी। मगर आज मैं इस जगह को हकारत से देख रही थी। यहाँ मेरा दम घुटने लगा था, मगर मैं फिर भी आज वो काम करके यहाँ से जाऊँगी। फिर जैसे ही इन लोगों ने वो सब किया, मैं बदला लूँगी। यही अहद करके मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बच्ची बार बार अपनी माँ से सवाल कर रही थी, मगर वो औरत पत्थर की बनी हुई थी। शायद बच्ची अब रोने लगी थी, मगर वो औरत इस आदमी के पास छोड़कर इसे कहीं चली गई। फिर इस बच्ची का रोना और तड़पना इस दिन से शुरू हो गया, मगर इसका हाल देखकर माँ को रहम न आया। इस दिन से हर रात वो औरत ऐसे ही बच्ची को छोड़कर जाने लगी। वो बच्ची माँ को समझने लगी। वक्त पर लगकर अर गया। वो बच्ची अपनी माँ को समझ लगी। इसकी पहेलियाँ सुलझने लगी। माँ का स्पाट चेहरा मुझे अब भी सब कुछ बताने लगा। एक दिन माँ नहीं आई और अपनी बच्ची से बोली कि अम्मा ने भेजा है, मगर अम्मा नहीं आएंगी, और अम्मा भी कहीं छुप कर बैठी थी। अम्मा की अंगूठी जो हर वक्त हाथ में पहनी थी, मरते क्या न करती। इस बच्ची को अपनी बहन समझकर साथ रख लिया, और वो मेरी बहन की बेटी मेरी बहन थी। मामू ने यह कहकर घर से निकाल दिया कि अब्बा के मरे हुए 3 साल हो गए, ये बच्ची फिर कैसे मेरी बहन हुई। लेकिन मैं ना मानी और इसका हाथ थामे अपनी माँ की खाला के पास चली गई। वही तो थी जो इस मुश्किल वक्त में मुझे छोटी को पनाह दे सकती थी, और इसने हमारा ख्याल रखा। लेकिन इस सब में मेरे जहन में ये सवाल कर गया कि अम्मा कहाँ हैं। मैं अक्सर खाला अम्मा से ये बात पूछती तो वो बात घुमा देती, ऐसा क्यों करती हो? वो मैं इस वक्त ना समझ सकी, मगर अब ये साया हट गया और सच का सामना मैं कर नहीं पा रही थी। अब मुझे बस अम्मा ने मिलना ही था, जो इस सब का सही मतलब बता सकती थी। मगर अम्मा से मैं कैसे मिलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब खाला अम्मा की बात करने लगी तो मैंने इनसे पूछा कि अब तो बता दें अम्मा कहाँ है। मेरी उम्मीद थी कि खाला आज बता दें। खाला अम्मा ने कहा कि बेटी, बस मैं इतना जानती हूँ कि तेरी माँ को किसी ने अपने पास बहुत इज्जत से रखा है। मुझसे बड़े मान और एतबार से इसका हाथ मांगा, मैं भी मान गई, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि क्या बस अम्मा के बारे में यही बात है? मुझे बता दे कि वो कहाँ है। मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं तड़प रही हूँ अम्मा, मेरी माँ के लिए। अब बस एक उम्मीद मिली है कि अम्मा से मैं मिल सकूँ। खाला अम्मा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं नाउम्मीद खड़ी थी जब खाला अम्मा ने कहा, बस ये पता है कि इस खत में रास्ता है, इस जगह को ढूंढ लो। मैंने ये खत ले लिया, और इस खत को पढ़े बगैर ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मिल गई। मगर आगे के मरहले में मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने वो खत पढ़ा तो मुझे लगा ये नामुमकिन है। मैंने फिलहाल ये बात छोड़ दी। वहाँ तक जाना मेरे लिए मुश्किल था, शायद नामुमकिन था। मैं बैठी थी। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया और मैं माँ को ढूंढने की तरकीब छोड़ चुकी थी।
वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब खाला हमें रोता तड़पता छोड़ गई। सिर्फ एक लम्हे में मुझे लगा जैसे वह पथराई लहरें खड़ी खड़ी हूँ, कोई सहारा नहीं। इस जालिम दुनिया में एक खाला अम्मा थी जिन्होंने हम दोनों बहनों को संभाला हुआ था, और अब तो वो भी चली गई। लोग पहले थे इतना महसूस ना हुआ, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, और मैं ये बात खामोश ही रही। रफ्ता रफ्ता वक्त ने बहुत काफ़ी समझा दिया था, और इस इलाके में रहते हुए हमें काफ़ी वक्त हो गया, इसलिए